मैं माननीय नड्डा जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जोरदार तालियां बजा करके भाई साहब का स्वागत वंदन अभिनंदन करें। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें। साथियों, आज हमारे बीच में हमारे प्रदेश के प्रभारी सम्माननीय महेंद्र सिंह जी और हमारे बीच में हमारे प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और जिनका आशीर्वाद, जिनका नेतृत्व में हम लोग यह चुनाव लड़ रहे हैं, पल पल हमें मार्गदर्शन देने वाले सम्माननीय कैलाश जी भाई साहब का भी जोरदार स्वागत वंदन अभिनंदन करें। सम्माननीय कविता दीदी एवं सम्माननीय मंच, आज हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमें भाई साहब का मार्गदर्शन हमें यहाँ पर मिल रहा है। मैं आप सभी से यही विनती करना चाहता हूं, क्योंकि हम सब भाई साहब को सुनना चाहते हैं। मैं आप सभी से विनती करना चाहता हूं कि आज अवसर है कि छिंदवाड़े की माटी का लाल, छिंदवाड़े का बेटा छिंदवाड़े में का नेतृत्व कर सके। या पहली बार अवसर हमको अच्छा अवसर मिल रहा है और निश्चित तौर पर आप लोग का आशीर्वाद मिलेगा, आप लोग का सहयोग मिलेगा तो हम लोग दिल्ली में मोदी जी के साथ छिंदवाड़े के विकास की बात कर सकते हैं और मोदी जी से छिंदवाड़े के हजारों करोड़ रुपए के विकास कार्य अपन करवा सकते हैं। साथियों, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। आपके बेटे के रूप में, आपके भाई के रूप में मैं आपके बीच में आया हूं। एक बार आप आशीर्वाद दें, आप मुझे जितवाएंगे तो छिंदवाड़े का कलंक हम धोएंगे और मैं छिंदवाड़े की जनता आप सबसे वादा करता हूं, मैं आपके सेवक के रूप में आपकी सेवा करूंगा। और सांसद हमारे छिंदवाड़ा जिले की 24 लाख आबादी हमारी सांसद होगी। मैं भाई साहब का एक बार फिर से स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बंटी भैया। अब मैं उद्बोधन के लिए ससम्मान आमंत्रित करता हूं। हमारे बीच में कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भाजपा में शामिल हुए मध्य प्रदेश शासन के पूर्व कैबिनेट मंत्री, विधानसभा के पूर्व स्पीकर माननीय श्री दीपक सक्सेना जी को वो आए और अपनी बात रखें। माननीय श्री दीपक सक्सेना जी। जय श्री राम। भारत माता की जय। अखिल भारतीय जनता पार्टी के भारतीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सम्माननीय नड्डा जी, मध्य प्रदेश के जोशीले मुख्यमंत्री आदरणीय जय श्री राम। भारत माता की जय। अखिल भारतीय जनता पार्टी के भारतीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सम्माननीय नड्डा जी, मध्य प्रदेश के जोशीले मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी, आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी, हमारे क्षेत्र के प्रत्याशी मेरे साथी विवेक बंटू साहू जी, मंच पर बैठे सभी सम्मानित चौधरी चंद्रभान जी, दुबे जी, सभी सम्मानित विधायकगण, सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, सभी सम्मानित भाइयों बहनों, नौजवान साथियों, आप सबको नवरात्रि की पावन पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबको नमन। आज बेहद खुशी की बात है कि पहली बार हम सब लोग नड्डा जी को अपने बीच में पा रहे हैं। जहां छिंदवाड़ा की बात आती है, 20 साल से सरकार कांग्रेस की यहाँ नहीं है मध्य प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में है और देश में मोदी जी की सरकार है। मोदी जी ने, नड्डा जी ने और अमित शाह जी ने जो काम देश और दुनिया में किया, देश में जो दुनिया में भारत का नाम उठाया है, वो आप सबसे छुपा हुआ नहीं है। हर वर्ग के व्यक्ति के लिए, अमीर हो, गरीब हो, मजदूर हो, किसान हो, सबके लिए, हर व्यक्ति के लिए जो योजनाएं लागू की जा रही हैं और साथ साथ जिस गति से भारत का विकास, भारत का नाम देश और दुनिया में हो रहा है, वो मोदी जी, नड्डा जी और अमित शाह जी की ही देन है। और सबसे बड़ी खुशी की बात है, हमारे जोशीले मुख्यमंत्री जी, जिनसे मैं मिलकर बहुत प्रभावित हुआ, मोहन भैया यादव जी से, उनसे मैं उम्मीद यही रखता हूँ कि छिंदवाड़ा जिले में मैंने एक मांग दी हुई है। नड्डा साहब, बहुत सारे हमारे छिंदवाड़ा के काम अधूरे पड़े हैं। हर पूरे ब्लॉक के करीब 20,000 करोड़ के काम छिंदवाड़ा के रुके पड़े हुए हैं। मैं छिंदवाड़ा की जनता की तरफ से आपसे निवेदन करता हूँ, मोहन भाई से निवेदन करता हूँ, कैलाश विजयवर्गीय जी से निवेदन करता हूँ कि आप प्राथमिकता के आधार पर छिंदवाड़ा जिले की जनता की मांगों को, आप अगर बंटी साहू को जिताते हैं तो इसके माध्यम से हम आपसे यही निवेदन करते हैं कि आप छिंदवाड़ा जिले की जनता की जो मांगे हैं वो प्राथमिकता के आधार पर पूरे कराएंगे। आप यहाँ आए, आप छिंदवाड़ा में आए, मैं आपको नमन करता हूँ। आप दोबारा छिंदवाड़ा आइए, छिंदवाड़ा की जनता और हम लोग सब विवेक बंटी साहू को जिता के आपकी झोली में डालेंगे। आपको नमन, बहुत बहुत धन्यवाद। सबको नवरात्रि की शुभकामनाएं।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दीपक भैया। अब मित्रों, अब मैं आमंत्रित करता हूं हमारे मध्य प्रदेश के लाडले और लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे लोकसभा के प्रत्याशी आदरणीय विवेक बंटी साहू जी ने जब भी माननीय मुख्यमंत्री जी से छिंदवाड़ा की धरती पर आने के लिए आग्रह किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना समय दिए हैं और पिछले 15 दिन में आज उनका 7वीं बार छिंदवाड़ा लोकसभा क्षेत्र की धरती पर आगमन हुआ है। मैं छिंदवाड़ा जिले के सभी कार्यकर्ताओं की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और उन्हें ससम्मान आमंत्रित करता हूं वो आए और हम सबको अपना आशीर्वाद दें। माननीय मुख्यमंत्री जी। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोले महाकाल महाराज की। हमारे बीच आज एक नया रिकॉर्ड बन रहा है और रिकॉर्ड छिंदवाड़ा के अपने स्वाभिमान का, छिंदवाड़ा के साथ साथ राजनीतिक दृष्टि से भी एक बड़ा रिकॉर्ड बन रहा है कि हमारी पार्टी पे माननीय अध्यक्ष जी आपका वंदन है, अभिनंदन है। जोरदार ताली बजाओ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का। माननीय नड्डा जी का आना हमारे लिए सौभाग्य की बात है और एक नए हमारे बदलते दौर में भारतीय जनता पार्टी ने जो तय किया है कि हम आपकी और आप हमारी एक लड़ाई है। आज तक छिंदवाड़ा के बच्चे को, यहाँ के व्यक्ति को सांसद क्यों नहीं बनने देना, ये बाहरी और अंदरी, हमारा या बाहर का, आज तक जितने सांसद बने बाहर के बने, तो ये हमारी लड़ाई में माननीय अध्यक्ष जी ने स्वयं ने समय दे करके इस बात को सिद्ध किया है कि भाजपा के प्रत्येक कार्यकर्ता के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जोरदार तालियां नड्डा जी के लिए बजाइए, अभिनंदन करिए और संकल्प करिए। आपके नेतृत्व में पूरे मंच के लिए, समय की कमी है, बंटी भाई हमारे प्रतीक हैं, लेकिन बंटी अकेला नहीं है। बंटी के पीछे छिंदवाड़ा का बच्चा बच्चा है जो सब तय कर रहे हैं कि अब की बार और अब की बार छिंदवाड़ा पार, अब की बार ये आपकी मेहनत है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश मोदीमय हुआ है, 2014 में 27, 2019 में 28, एकमात्र ये हमारे पे टीका लगा हुआ था। अब की बार वो टीका कमल के टीके में बदल रहा है, ये हम सब संकल्प कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से आश्वस्त करना चाहूंगा, छिंदवाड़ा के अंदर जो जो आप मांग रहे हो, लगातार विकास के मामले में छिंदवाड़ा के साथ कदम से कदम मिलाकर के मध्य प्रदेश सरकार माननीय नड्डा जी के माध्यम से लगातार वो पूरे कर रही है। आने वाले समय में बड़ा एयरपोर्ट बनाना, बड़े कारखाने खोलना, जो जो छिंदवाड़ा के लिए विकास के लिए जरूरी होगा वो सब हम देंगे। और तो और सतपुड़ा रिजर्व फॉरेस्ट का एक दरवाजा खोल करके अपने माध्यम से यहाँ पर्यटन की भी बड़ी संभावना खुलेगी ताकि बड़े पैमाने पे लोगों को रोजगार मिले। और ये कहने वाले क्या कहते हैं, क्या नोट बांट करके जीतना चाहोगे? आप 45 साल से यहाँ क्या कह रहे थे, हम तपस्या कर रहे हैं। अरे 45 साल से आप तपस्या नहीं कर रहे हो, आप समस्या खड़ी कर रहे हो। समस्या यहाँ के व्यक्ति को सांसद नहीं बनने देना चाहते हो, एक परिवार में सिमट लिया। हमारी इस लड़ाई में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमको आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। माननीय कैलाश जी के लिए भी जोरदार ताली बजाओ जो लगातार आपके बीच में हैं। हमारे प्रभारी जी के लिए जोरदार ताली बजाओ, महेंद्र सिंह जी के लिए। और भाई साहब, ये पूरा मंच तय कर चुका है। आने वाले समय में दीपक जी ने सही कहा है, दीपक जी ने बहुत छोटे शब्दों में, जोरदार ताली बजाओ, दीपक जी ने एक बात कही है। और क्या चौधरी चंद्रभान सिंह जी, जोरदार ताली बजाओ चंद्रभान सिंह जी के लिए, हमारे रमेश दुबे जी के लिए। यहां से लेके वहां तक भाजपा ने पूरी ताकत झोंक करके इकट्ठे होकर संदेश दिया है कि अब हमने सबने तय कर लिया है, छिंदवाड़ा में कमल खिल के रहेगा, खिल के रहेगा, खिल के रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।
बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अब मैं ससम्मान आमंत्रित करता हूं विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री जेपी नड्डा जी से। वो आए और इस विशाल जन समुदाय को अपना उद्बोधन प्रदान करें। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जोरदार तालियां बजाकर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करें। जोरदार तालियां बजाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करें। बोलिए भारत माता की। जरा आवाज में और ताकत चाहिए। भारत माता की, भारत माता की। आज के इस विशाल जनसभा में मंच पर उपस्थित हमारे मध्य प्रदेश के लोकप्रिय, यशस्वी और आप सबके प्रिय मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी, हमारे मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री और मेरे वरिष्ठ साथी श्री कैलाश विजयवर्गीय जी, हमारे प्रभारी और पूर्व में मंत्री रहे उत्तर प्रदेश में, वर्तमान में एमएलसी श्री महेंद्र सिंह जी, हमारे बहुत ही लोकप्रिय प्रत्याशी विवेक बंटी साहू जी, हमारे शेषराव यादव जी जिला के अध्यक्ष, कविता पाटीदार जी, दीपक सक्सेना जी हमारे पूर्व मंत्री, कमलेश शाह जी हमारे पूर्व विधायक, चौधरी चंद्रभान जी हमारे पूर्व मंत्री, यहां सम्मानित मंच और इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए देवी और सज्जनों और मेरे नौजवान साथियों, मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, आज जब मैं छिंदवाड़ा की धरती पर आया हूं, इस वीर भूमि पर आया हूं, तो निश्चित रूप से जो वीर गाथाएं मैंने इस क्षेत्र की सुनी हैं, उन वीर वीरांगनाओं को सबसे पहले तो मैं नमन करके अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। फिर चाहे आजादी का असहयोग आंदोलन हो या कोई भारत छोड़ो आंदोलन हो, किसी भी तरीके का आंदोलन हुआ, उसमें छिंदवाड़ा के लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। इसके लिए आप सबको विशेष नमन, ऐसी वीर धरती को। और मैं जब यहां आया हूं तो रानी दुर्गावती को भी मैं नमन करता हूं, जिन्होंने मुगलों के खिलाफ पूरी ताकत के साथ लड़ाई लड़ी और यहां के अस्तित्व को बचा करके रखा है। आज जो आपकी मैं संख्या देख रहा हूं, ये चुनावी सभा है, और जो मैं उत्साह देख रहा हूं और जो मैं तालियों की गड़गड़ाहट की आवाज सुन रहा हूं, वह मुझे तो उत्साहित कर ही रही है, लेकिन मुझे इस बात का आश्वासन दे रही है कि आपने छिंदवाड़ा में बदलाव का निर्णय ले लिया है। हमने मध्य प्रदेश के दो रूप देखे। एक रूप वो भी देखा जिसमें इस इलाके के नेता ने नेतृत्व किया। वो कौन सा समय था? वो समय तब था जब मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य कहा करते थे। यह बीमार राज्य था, और बीमार का मतलब बी फॉर बिहार, आर फॉर राजस्थान, यू फॉर यूपी, एम फॉर मध्य प्रदेश, यू फॉर उत्तर प्रदेश। इसमें से एक राज्य उस समय एम के जो था वो मध्य प्रदेश था। आज मुझे खुशी है कि यही बीमारू राज्य 20 साल के
भारतीय जनता पार्टी के शासन में अब यह अग्रगणी राज्य बन गया, तीव्र गति से बढ़ता हुआ राज्य बन गया। और इस राज्य को बनने में भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। हर दृष्टि से, विकास के दृष्टि से इसको आगे बढ़ाने का काम किया है। जब मैं ये बात करता हूं तो देश की भी अगर आप तस्वीर याद करें तो 2014 के पहले की तस्वीर क्या थी, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं। देखो, जब तक आपको अंधेरे का अंदाजा नहीं हो तब तक उजाले का महत्व समझ में नहीं आता। जब तक आपने विनाश को न देखा हो तो विकास समझ में नहीं आता, और जब तक आपने पूर्णमासी की अंधेरी नहीं देखी हो, अमावस्या की अंधेरी नहीं देखी हो, तो पूर्णमासी का महत्व नहीं समझ में आता। इस बात को भी हमको समझना चाहिए। एक तरफ यह बीमारू राज्य था 20 साल पहले, और 2014 के पहले देश क्या था? आतंकवादियों का अटैक, आए दिन आतंकवादियों का अटैक होता था, हर दिन घोटाले हुआ करते थे, और नीतियां एयर कंडीशन कमरों में बना करती थी जिसका धरती से कोई लेना देना नहीं था। विकास के नाम पर सब कुछ रुक चुका था। किसान आत्महत्या करते थे, आज जिसे आप भूल गए वो किसान आत्महत्या करता था, और युवा बेचारा लाचार हालत में हमने देखा है। यह परिस्थिति हमने देखी है, और हमने 10 साल मोदी जी का भी देखा। ये 10 साल विकास का साल रहा, ये 10 साल सांस्कृतिक विरासत के उत्थान का देखा, ये 10 साल हमने किसानों को ताकत होते हुए देखा, ये 10 साल हमने महिलाओं का सशक्तिकरण देखा, ये 10 साल हमने गांवों को आगे बढ़ते देखा, ये 10 साल में हमने भारत को अग्रगणी देश के रूप में आगे बढ़ता हुआ दुनिया में देखा। यह भी हम लोगों ने देखा। मित्रों, प्रधानमंत्री मोदी जी ने, मैं बार बार बोलता हूं, राजनीति की परिभाषा, राजनीति की संस्कृति, राजनीति का ढर्रा, राजनीति का तौर तरीका, ये सब बदल डाला, सब बदल डाला। 10 साल पहले राजनीति होती थी जाति के आधार पर, 10 साल पहले राजनीति होती थी धर्म के आधार पर, 10 साल पहले राजनीति होती थी इलाकावाद पर, 10 साल पहले राजनीति होती थी अगड़ा है कि पिछड़ा है, उत्तर का है कि दक्षिण का है, नदी के इस पार का है कि उस पार का है। भाई को भाई से लड़ाने का काम ये कांग्रेस पार्टी ने 67 साल 70 साल किया। लेकिन मोदी जी ने राजनीति के ढर्रा बदल दिया, संस्कृति बदल दी, परिभाषा बदल दी, तौर तरीका बदल दिया। अब राजनीति हो रही है तो वो विकासवाद की राजनीति हो रही है, और विकास के साथ आज किसान भी विकास चाहता है, आज युवा को भी उसकी आकांक्षाओं को पंख लगे हैं, आज विकास के साथ लोग जुड़ना चाहते हैं, देश की बदलती तस्वीर में अपने आप को जोड़ना चाहते हैं। और इसीलिए अब न धर्म के आधार पर, न जाति के आधार पर, और न ही वोट बैंक की पॉलिटिक्स के आधार पर, न ही तुष्टीकरण की राजनीति पर, अब अगर राजनीति हो रही है तो विकासवाद की राजनीति हो रही है, रिपोर्ट कार्ड की राजनीति हो रही है, और दायित्व को निभाने की राजनीति हो रही है। इस तरीके से राजनीति में बदलाव आया है। आपने देखा होगा हमारे विपक्षी दल बहुत बौखलाए हुए, घबराए हुए, हताशा में है, निराशा में, नए नए तरीके से समाज को खंडित करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी अभी सारे इंडी गठबंधन के लोग मिलकर के उन्होंने आवाज उठाई, जातिगत जनगणना होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी भी जातिगत जनगणना के विरोध में नहीं है, हम भी साथ हैं,
लेकिन उनके जातिगत जनगणना का मकसद और मंसूबा जातियों में बांटने का था। और ऐसे में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम ज्ञान को लेकर आगे चलते हैं, और ज्ञान का मतलब होता है जी फॉर गरीब, वाई फॉर युवा, ए फॉर अन्नदाता हमारा किसान, और एन फॉर नारी शक्ति। ज्ञान, गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी शक्ति, इनका विकास अगर होगा तो देश का विकास हो जाएगा और देश को हम आगे ले जाएंगे। और इसीलिए गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, युवा, किसान, महिलाएं, इनका सशक्तिकरण करने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने लिया। और इसके साथ साथ मैं ये भी आपके साथ चर्चा करना चाहता हूं कि हमने सांस्कृतिक विरासत को भी ताकत दी। मोदी जी ने सांस्कृतिक विरासत को भी ध्यान में रखा। हम 1998 से हम चर्चा कर रहे थे, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। हम लोगों ने पालमपुर का प्रस्ताव स्थापित किया था कि हम राम मंदिर बनाने का रास्ता प्रशस्त करेंगे, और हमारे विरोधी हमको चिढ़ाया करते थे, रामलला हम आएंगे, तिथि कब बताएंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी की इच्छा शक्ति और हमारे 140 करोड़ देशवासियों का प्यार, 22 जनवरी को रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हुई और भव्य राम मंदिर बन करके तैयार हुआ। ये भी हमने देखा। यहां बैठे लोग और इनसे पहले 4-4 पीढ़ियां खप गई, हम एक नारा लगाते थे, एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 प्रधान नहीं चलेंगे। धारा 370 को समाप्त करो, ये नारा लगता था भारत के जनसंघ में, ये नारा लगता था 51 में, 52 में। 4-4, 5-5 पीढ़ियां खप गई। आखिर वो समय आया 2019 को 6 अगस्त को मोदी जी की इच्छा शक्ति ने और अमित शाह की रणनीति ने धारा 370 को धाराशाही कर दिया, और एक देश में एक निशान, एक विधान, एक प्रधान, इसको हम लोगों ने स्थापित किया। यह भी हम लोगों ने देखा है। इसी तरीके से 40 साल से हमारा फौजी भाई 1 रैंक 1 पेंशन की आवाज उठा रहा था। 1 रैंक 1 पेंशन नहीं मिल रहा था। सरकारें आई गई, कई कमलनाथ सरकारों में आए और गए, 1 रैंक 1 पेंशन की बात तक नहीं सुनी गई। प्रधानमंत्री मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने और दूसरे साल में ही 1 रैंक 1 पेंशन लागू कर दिया, और भारत के फौजियों को यह ताकत दी गई। यह भी हम लोगों ने देखा है। मित्रों, आज हम जब बंटी साहू के लिए वोट मांगने आए हैं, तो ये बंटी साहू का वोट और बंटी साहू को एमपी बनाना, ये अकेला बंटी साहू को सांसद बनाना नहीं है, ये देश को मजबूती प्रदान करने का रास्ता प्रशस्त करना है। इसको भी हमको समझ लेना चाहिए। और जब मैं आपसे ये कहता हूं तो मैं आपको बताना चाहता हूं, 2014 के पहले भारत एक पिछलग्गू देश के रूप में जाना जाता था। 2014 के पहले भारत एक भ्रष्टाचारी देश के रूप में जाना जाता था। 2014 के पहले भारत कभी अमेरिका का मुंह देखता था, कभी रशिया का मुंह देखता था। 2014 के पहले भारत अमेरिका के पास जाता था तो पाकिस्तान के खिलाफ अपनी शिकायत दर्ज कराता था। आज का भारत, 2014 के बाद का मोदी जी के नेतृत्व में भारत अब किसी के आगे न गिड़गिड़ाता है, न पिछलग्गू है, अब अग्रगणी है, और अपनी ताकत पर खड़ा होकर के देश को आगे ले जा रहे हैं मोदी जी। इस बात को भी हमको समझना चाहिए। हम 2019 में 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था थे, 11वें नंबर की। आज भारत मोदी जी के नेतृत्व में 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया, 5वें नंबर की। और हमने ग्रेट ब्रिटेन,
ब्रिटानिया, जिन अंग्रेजों ने हमको 200 साल राज किया, उसको पछाड़कर अब हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। और बंटी साहू को आप भेजेंगे 19 तारीख को, 4 जून को प्रधानमंत्री फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, और तीसरी बार जब प्रधानमंत्री बनेंगे तो भारत 2027-28 में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। इसके लिए हम काम करेंगे। अभी मैं बंटी भैया को कहूंगा कि बैठो, आगे खड़े होने का बहुत समय है। पूरे 5 साल आपने खड़े होकर के सेवा ही करनी है। मित्रों, अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो इलेक्ट्रॉनिक का हमारा निर्यात एक्सपोर्ट 6 गुना बढ़ गया, 6 गुना बढ़ गया। अगर मैं बात करूं दवाइयों की, फार्मास्यूटिकल्स की, तो आपको जानकर खुशी होगी कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत नहीं सिर्फ दवाई भारत के लिए बनाता है, बल्कि दुनिया के लिए भारत डिस्पेंसरी बन गया है। और 138% एक्सपोर्ट अब भारत की दवाई हो रही है। सबसे सस्ती और सबसे असरदार दवाई भारत बनाने लगा। आज पेट्रोकेमिकल्स में भारत की एक्सपोर्ट 108% बढ़ गया। आज आपको जानकर बड़ी आश्चर्य होगा, मैं बार बार सुनाता हूं, 10 साल पहले आपके गणेश जी भी चाइना से आते थे। चाइना से दीपावली में जो गणेश जी आप खरीदते थे ना, वो चाइना में बन के आता था। आपके गणेश जी भी चाइना से आते थे, आपके खिलौने भी चाइना से आते थे। आज भारत का एक्सपोर्ट खिलौनों में 2.5 गुना बढ़ गया है। अब दुनिया को हम खिलौने दे रहे हैं। आपने जापान की गाड़ियों की बात सुनी होगी, जापानीज टोयोटा, डैटसन। आज आपको खुशी होगी कि ऑटोमोबाइल मार्केट में भारत ने जापान को पछाड़ दिया है, और अब तीसरी सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल मार्केट भारत बन गया है। हमारे आगे अब सिर्फ अमेरिका और चाइना रह गए। इसलिए विकास की एक नई कहानी, हर दृष्टि से विकास। स्टील में हम 4थे नंबर पर थे, आज हम 2रे नंबर पर पहुंच गए हैं, और उसी तरीके से विकास को आगे बढ़ाने का काम किया। मैं जब मध्य प्रदेश में आया हूं, तो मैं रेल की चर्चा न करूं तो शायद मैं अन्याय करूंगा। आज आपको खुशी होगी कि 100% आपके मध्य प्रदेश में ट्रेनें और रेल का जो लोकोमोटिव था, अब वो सारे का सारा इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है। सारी ट्रेनें इलेक्ट्रिसिटी से चल रही हैं। और इसके साथ साथ आपको जानकर खुशी होगी कि रेल का बजट 24 गुना बढ़ा दिया गया है। 24 गुना बढ़ा दिया गया। वंदे भारत ट्रेन भोपाल, इंदौर इस तरीके से चल रही हैं। नए नए एयरपोर्ट बन रहे हैं। ग्वालियर का एयरपोर्ट, जबलपुर का एयरपोर्ट, कहीं 500 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है, कहीं 600 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है। उसी तरीके से देवास में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने की बात चल रही है, ग्रीनफील्ड की। और इसी तरीके से 7 नए शहर मध्य प्रदेश के स्मार्ट सिटी में जोड़े जा रहे हैं। इस तरीके से काम हो रहा है। यहां एजुकेशन के दृष्टि से भी काफी काम हुआ है। और उसी तरीके से सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर पेट्रोकेमिकल्स और इंजीनियरिंग, इसको भी ग्वालियर में स्थापित किया जा रहा है। 14 नए मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं। और इसी के साथ साथ हमारे बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना को भी आगे बढ़ाने का काम किया गया है। और लाडली लक्ष्मी और लाडली बहना, इसको तो मध्य प्रदेश भूल नहीं सकता। ये नारियों को ताकत देने का काम हुआ है। मैं यहां आपसे इस बात की भी चर्चा करना चाहूंगा कि जो विधेयक 30 साल से पारित नहीं हुआ, 30 साल से हमारी बहनों के साथ अन्याय हो रहा था, वह मोदी जी ने पिछले लोकसभा में 3 दिन में पारित करके नारी शक्ति वंदन विधेयक पारित कर दिया। और जब 2029 का लोकसभा का चुनाव होगा, अगला चुनाव होगा, तो 33% महिलाएं भी लोकसभा में सांसद के रूप में जाएंगी। और जब 2028 में नवंबर में आपका चुनाव होगा, तो विधानसभा में भी 33% महिलाएं जाएंगी। ये नारी शक्ति वंदन विधेयक का काम होगा। उसी तरीके से
अगर हम देखें तो विकास के दृष्टि से नए नए आयाम स्थापित हुए, नए नए काम को आगे बढ़ाया गया। यहां के इलाके के विकास के लिए भी, चाहे हाईवेज हो, रोडवेज हो, रेलवेज हो, हर दृष्टि से विकास के काम को, कहीं भी छिंदवाड़ा को कोई अलग ट्रीटमेंट नहीं दिया गया। उसको भी मुख्य धारा में शामिल करने में मोदी जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। फिर चाहे गांव के विकास के लिए अगर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना बनाने की बात थी, हमारी सरकार ने उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। उज्ज्वला योजना में लगभग 10 करोड़ बहनों को गैस का कनेक्शन दिया गया। उजाला योजना में घर घर उनको गांव को जोड़ने का प्रयास हुआ। सौभाग्य योजना में घर घर बिजली पहुंचाने का काम हुआ। उसी तरीके से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल, 1 किलो दाल देने का काम हुआ। और इसके कारण भारत की गरीबी और गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोग 25 करोड़ लोग अब गरीबी की रेखा से ऊपर उठ गए। इस तरीके का काम प्रधानमंत्री जी ने किया। आयुष्मान भारत, मैं बार बार उसकी चर्चा करता हूं और उसके साथ साथ आपने भी अपनी स्कीम को उसमें जोड़ने का काम किया। गरीब लोग जो अपना इलाज नहीं करा पाते थे गंभीर बीमारियों के लिए, ऐसे 55 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री मोदी जी ने 55 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए का सालाना उनके हेल्थ कवर के लिए व्यवस्था की। 5 लाख रुपए की। आज कोई गरीब का इलाज से वो वंचित नहीं है। हर तरीके से उसकी गरीबी के इलाज की व्यवस्था की गई है। इसीलिए गांव की, गरीब की, वंचित की, पीड़ित की, शोषित की, दलित की, किसान की, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में आपको 6,000 रुपए प्रधानमंत्री मोदी जी से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? और आपने भी उसमें जोड़ा। और 6,000 मोहन जी का भी जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है? 12,000 रुपए आपको मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? और इसके बीच में कोई बिचौलिया नहीं है। बिना बिचौलिए के सीधे आपके खाते में जा रहा है। आज 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा ये पैसा खर्च हुआ है। इसको भी हमको ध्यान में रखना है। इसलिए मित्रों, विकास की अगर मैं बातें आपसे कहने लगूं, मैं सुरक्षा की बात करूं। आपके गांव से निकला हुआ फौजी आज जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर बैठा हुआ है। आपके गांव से निकला हुआ फौजी आज वो पुंछ में खड़ा है। आपके यहां से निकला हुआ फौजी उरी में खड़ा है। आपके यहां से निकला हुआ फौजी अरुणाचल प्रदेश में खड़ा है। वो हमारी सरहदों की रक्षा कर रहा है। लेकिन मैं आपको सुनाना चाहूंगा, बताना चाहूंगा, 10 साल पहले जब पुंछ में पाकिस्तान गोली चलाता था तो पुंछ के ऑफिसर वहां से नगरोटा को सूचना देते थे, नगरोटा सब सेंटर को, और नगरोटा वहां से चंडी मंदिर को सूचना देता था जो कोर हेडक्वार्टर है, और चंडी मंदिर दिल्ली को सूचना देता था। और दिल्ली से सूचना आती थी, अभी रुको, जब तक कहा ना जाए हमें अभी कोई गोली नहीं चलानी है। जिस दिन आपने प्रधानमंत्री मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, अब ऑर्डर यह है कि जहां से गोली चले वही इलाके में गोली उसी तरीके से चला दो और दुश्मन का खात्मा कर दो। इस तरीके से काम चल रहा है। आज सुरक्षा के लिए कभी आपने सोचा था? उरी की घटना घटी और प्रधानमंत्री ने 10 दिन के अंदर पाकिस्तान में घुसकर हमारे फौजियों ने सर्जिकल स्ट्राइक किया और उनकी कमर तोड़ डाली। ये हम लोगों ने देखा। पुलवामा की घटना घटी तो प्रधानमंत्री जी ने कहा, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। पाकिस्तान को खुलेआम चेतावनी दी थी। क्या कहा था? तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, तुमको इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और 10 दिन के अंदर एयर स्ट्राइक हुआ था और सारे उनके यहां चलने वाले कैंप वो ध्वस्त कर दिए गए थे। इसलिए घर में घुस करके मारने का काम हुआ है। मैं आपको 5 साल और 10 साल में किस किस की कहानी सुनाऊं? ये कोरोना की कहानी अमेरिका तय नहीं कर पाया, यूरोप तय नहीं कर पाया, जापान तय नहीं कर पाया कि लॉकडाउन लगाए कि ना लगाए।
इकोनॉमी जरूरी है कि ह्यूमैनिटी जरूरी है, अर्थशास्त्र जरूरी है कि मानवता जरूरी है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने लॉकडाउन लगाया, 140 करोड़ की देशवासियों को बचाया और कहा जान है तो जहान है। और जब हम तैयार हो गए कोरोना से लड़ने के लिए तो फिर कहा जान भी है और जहान भी है। लॉकडाउन हटा करके हम आगे बढ़े। मित्रों, देश कैसे चलता है कभी आपने देखना कि ये किस तरीके से कोरोना की दवाई बनी। 9 महीने के अंदर इस देश में दवा को आने में 25 साल लगे, 28 साल लगे। मैं बतौर स्वास्थ्य मंत्री, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बता रहा हूं, ट्यूबरक्लोसिस की दवाई को आने में 28 साल लग गए, डिप्थेरिया की दवाई को आने में 25 साल लग गए, टेटनस की दवाई को भारत में आने में 30 साल लग गए, जापानी बुखार की दवाई को आने में 100 साल लग गए। और मोदी जी ने पहला कोरोना का केस 20 जनवरी 2020 को आया था और 2020 के अप्रैल में मोदी जी ने टास्क फोर्स बैठाया था और 9 महीने के अंदर मोदी जी ने एक नहीं 2 वैक्सीन बना करके दे दी। ये भी भारत ने देखा है। और 220 करोड़ डबल डोज वैक्सीन आपको लगी, साथ में बूस्टर लगा, साथ में 100 देशों को दवाई वैक्सीन मैत्री के तहत पहुंचाया गया और साथ में 48 देशों को मोदी जी ने मुफ्त में दवा दी, मुफ्त में वैक्सीन पहुंचाई। ये तरीका रहा। लेकिन मैं यहां याद दिलाना चाहूंगा आपको इंडिया अलायंस के बारे में। यही नेता थे जो बोलते थे भारत का टीका ठीक नहीं है, इसका ट्रायल ठीक नहीं हुआ है, ये तो मोदी टीका है, इससे जान नहीं बचेगी। कहते थे कि नहीं कहते थे? आपको गुमराह किया था कि नहीं किया था इन लोगों ने? आज जो आपसे वोट मांगने आए हैं, इन सब ने हमारे इंडिया की वैक्सीन के बारे में शंकाएं खड़ी की थी कि नहीं की थी? और कहते थे ये मोदी टीका है, मोदी टीका है, और बाद में चुपके चुपके जाके खुद लगा लिया मोदी टीका। और मेरे को मिले संसद में, मैंने कहा ट्वीट नहीं किया तूने? वैसे तो तू हर बात की ट्वीट करता है, अब जब टीका लगा तो ट्वीट नहीं किया। मैंने कहा कैसा लगा तेरे को मोदी टीका? ठीक लगा? अब 2019 तारीख को फिर से मोदी टीका लगेगा, यह भी आपने ध्यान रखना। और 400 पार हम करेंगे, इस तरीके का हम काम करेंगे। मित्रों, एक बात मैं और आपसे करना चाहता हूं। ये इंडिया अलायंस, मैंने आपके सामने लंबी गाथा विकास की आपके सामने रखी है। बोलिए, मोदी जी के नेतृत्व में विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? गांव का विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? महिलाओं को नारी सशक्तिकरण हुआ है कि नहीं हुआ है? युवाओं को ताकत मिली है कि नहीं मिली है? आप बताइए कि विकास में रेल में काम हुआ है कि नहीं हुआ है? एयरवेज में काम हुआ है कि नहीं हुआ है? सड़कें बनी है कि नहीं बनी है? ग्रामीण सड़क बनी है कि नहीं बनी है? हर तरीके से विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? अब दूसरी ओर इंडिया अलायंस, ये घमंडिया अलायंस, ये चुनाव लड़ रहे हैं, हताशा में हैं, बौखला गए हैं, हार निश्चित सामने दिख रही है, समझ में नहीं आ रहा है। ये घमंडिया अलायंस, ये इंडिया अलायंस किस बात का अलायंस है? ये 2 बातों का अलायंस है, 2 बातों का। एक अलायंस है कि मोदी जी कहते हैं भ्रष्टाचार हटाओ, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? और ये कहते हैं भ्रष्टाचारियों को बचाओ। मोदी जी कहते हैं भ्रष्टाचार हटाओ और ये बोलते हैं भ्रष्टाचारियों को बचाओ। और मोदी जी ने लाल किले के प्राचीर से कहा और बाद में चूरू में भी उसको दोहराया है कि हम तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ फिर से मुहिम चलाएंगे और उनको जेल भेजेंगे। इस तरीके का बात कही। दूसरा, ये सारे घमंडिया अलायंस वाले ये परिवारवादी पार्टियां हैं, इनको आपसे कोई लेना देना नहीं है। ये परिवार बचाने में लगे हैं, इनको परिवार से ज्यादा कुछ नहीं दिख रहा। बोलिए, ऐसे लोगों को आगे आने देना है क्या? आने देना है क्या? मैं आपके सामने बताना चाहता हूं। आप बताइए, कांग्रेस ने कोयला घोटाला किया था कि नहीं किया था?
आप बताइए कांग्रेस ने कॉमनवेल्थ गेम्स का घोटाला किया था कि नहीं किया था? आप बताइए कांग्रेस ने पनडुब्बी का घोटाला किया था कि नहीं किया था? आप बताइए कांग्रेस ने अगस्ता वेस्टलैंड का घोटाला किया था कि नहीं किया था? आप बताइए कांग्रेस ने चावल घोटाला किया था कि नहीं किया था? आप बताइए कांग्रेस ने चीनी घोटाला किया था कि नहीं किया था? आप बताइए कांग्रेस ने अबरक का घोटाला किया था कि नहीं किया था? देखो, आप बताइए इन्होंने 2G घोटाला किया था कि नहीं किया था? 3G घोटाला किया था कि नहीं किया था? कांग्रेस ने ना अंतरिक्ष छोड़ा, ना आकाश छोड़ा, ना धरती छोड़ी, ना पाताल छोड़ा। तीनों लोक में इन्होंने भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार किया है। आप बताइए मुलायम सिंह ने गोमती रिवर फ्रंट का घोटाला किया है कि नहीं किया है? लैपटॉप का घोटाला किया है कि नहीं किया है? फूड ग्रेन का घोटाला किया है कि नहीं किया है? आप बताइए लालू यादव ने चारा घोटाला किया है कि नहीं किया है? वो मवेशियों का चारा खा गया, चारा घोटाला किया कि नहीं किया? जमीन के बदले नौकरी देने का घोटाला किया कि नहीं किया? अलकतरा घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताइए डीएमके के स्टालिन के सरकार ने बालू का घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताइए उनके पास 1,34,000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है कि नहीं है? आमदनी से ज्यादा प्रॉपर्टी का केस चल रहा है कि नहीं चल रहा है? आप बताइए ममता के मंत्रियों ने टीचर के भर्ती के घोटाले में घोटाला किया कि नहीं किया? भर्ती घोटाला किया कि नहीं किया? और उन्होंने गाय के तस्करी में घोटाला किया कि नहीं किया? और उन्होंने रोज वैली घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताइए जेएमएम ने जमीन का घोटाला किया कि नहीं किया? मुख्यमंत्री ने अपने नाम पर घोटाला किया कि नहीं किया? और आप बताइए केजरीवाल ने शराब घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताइए दवाई का घोटाला किया कि नहीं किया? ये सब घोटालेबाज है कि नहीं है? अब आप बताइए राहुल गांधी बेल पर है कि नहीं है? आप बताइए सोनिया गांधी बेल पर है कि नहीं है? आप बताइए पी चिदम्बरम बेल पर है कि नहीं है? आप बताइए ये संजय सिंह बेल पर है कि नहीं है? आप बताइए लालू प्रसाद यादव बेल पर है कि नहीं है? आप बताइए अभिषेक के खिलाफ कार्रवाई हो रही है कि नहीं हो रही है? आप बताइए हेमंत सोरेन जेल में है कि नहीं है? आप बताइए अरविंद केजरीवाल जेल में है कि नहीं है? आप बताइए मनीष सिसोदिया जेल में है कि नहीं है? आप बताइए सत्येंद्र जैन जेल में है कि नहीं है? आप बताइए केसीआर की बेटी कविता जेल में है कि नहीं है? आप बताइए ये एसपी लीडर आजम खान जेल में है कि नहीं है? आप बताइए टीएमसी के नेता जेल में है कि नहीं है? आप बताइए ये हमारे टीएमसी के साथ साथ ये डीएमके के नेता जेल में है कि नहीं है? ये सारे नेता या तो जेल में हैं या बेल पर हैं। ये सारे नेता, बोलिए ऐसे गठबंधन को आगे बढ़ने देना है क्या? आगे बढ़ने देना है क्या? इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? और आप बताइए फारूक अब्दुल्ला की पार्टी परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए बादल की पार्टी परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए चौटाला की परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए अखिलेश और डिंपल परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए लालू राबड़ी तेजस्वी तेजप्रताप परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए टीएमसी ममता अभिषेक परिवार की पार्टी है कि नहीं? आप बताइए केसीआर केटीआर कविता परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए करुणानिधि उदयनिधि और स्टालिन परिवार की पार्टी है कि नहीं? आप बताइए शरद पवार और सुप्रिया सुले परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे परिवार की पार्टी है कि नहीं? आप बताइए कमलनाथ और बेटा परिवार की पार्टी है कि नहीं? बताइए परिवार की पार्टी है कि नहीं? ये सब परिवार, बाकी सबकी छुट्टी, फुल स्टॉप, बाकी सब ताली बजाओ, छुट्टी। आप बताइए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी परिवार की पार्टी रह गई कि नहीं रह गई? मित्रों, एक तरफ
घर से आने वाला बेटा भारत का प्रधानमंत्री बनता है। यह प्रजातंत्र कमल के निशान में और भारतीय जनता पार्टी में। एक तरफ साधारण परिवार से निकला हुआ, जिसके पिता कभी पॉलिटिक्स का पी भी नहीं जानते थे, वो मोहन यादव मुख्यमंत्री बनता है। यह स्थिति आकर के खड़ी होती है। आज हमारे कैलाश विजयवर्गीय एक साधारण परिवार से आकर के वो मंत्री बनते हैं। यहां जितने भी आपको प्रथम पंक्ति में बैठे मिल रहे हैं, इनके कोई भी दादा परदादा, कोई भी परिवार पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं था। ये सब आपकी ताकत, आपकी मेहनत और आपकी लगन और आपके प्यार के कारण यहां पहुंचे हैं। बोलो, ऐसी परिवार की पार्टियों को घर बैठाना है कि नहीं बैठाना है? और छिंदवाड़ा में भी बैठाना है कि नहीं बैठाना है? छिंदवाड़ा में बदलाव लाना है कि नहीं लाना है? बंटी साहू को आगे बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है? मित्रों, आपसे मैं यही निवेदन करने आया हूं, बदल गया है जमाना, बदल डालो छिंदवाड़ा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। अब मैं आभार व्यक्त करने के लिए ससम्मान आमंत्रित करता हूं भारतीय जनता पार्टी के हमारे यशस्वी जिलाध्यक्ष माननीय श्री शेषराव यादव जी आए और आभार व्यक्त करें।